हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो ये व्लॉग है संडे का। दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ कमल ककड़ी के कोफ्ते। जिन लोगों को कमल ककड़ी के कोफ्ते पसंद है वो कमेंट में ज़रूर टाइप करें किस किस को ये पहले से पसंद है और कौन कौन आज ये पहली बार देख रहा है। तो इनको बनाने की सिंपलेस्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कमल ककड़ी जो है वो लोटस स्टेम इसको कहते हैं, कीचड़ में उगती है। तो जो इसमें एक एक्स्ट्रा काम है वो इसकी क्लीनिंग है। जैसे ये बीच में से टूटी हुई है, कलर भी चेंज हो रहा है, तो आप इसको अवॉइड ही कीजिए। बाकी जब ख़रीदने हैं तो दोनों साइड से इसकी जो ये रॉड सी है, जो एक छड़ सी है, ये बंद हो तो अंदर कीचड़ जो है वो ना के बराबर जाता है, ईजियली क्लीन हो जाती है। अदरवाइज़ इसको क्लीन करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अब एक बार मैंने इसको पहले पानी से अच्छे से धो लिया, फिर 2 बार धो लिया। अब 2 बार धोने के बाद इसकी काफ़ी हद तक जो ऊपर से मिट्टी है वो बिल्कुल हट चुकी है। फिर मैंने साफ़ पानी ले लिया है और जो छीलने वाला चाकू है वो आप ना यूज़ करें इसमें। अगर थोड़ा भी टाइम की शॉर्टेज हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ आप जो काटने वाला चाकू होता है उससे धीरे धीरे करके इसका छिलका उतार लें। अब इसे उतारने के बाद अगर इसमें हल्का सा एक आध कहीं कट है तो ये ठीक ठाक निकलती है, लेकिन क्लीनिंग आपको अंदर से करनी पड़ेगी। पर अगर ज़्यादा बड़ा कट है या अंदर से कलर चेंज हो रहा है तो फिर उस कमल ककड़ी को आप रहने ही दीजिए। लेने के लिए भी, और अगर ले आए हैं तो उसको सब्ज़ी में ना ही डालें, मैं ये सजेस्ट करूँगी। अब धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग यही वाला काम है। उसके बाद सिंपल जो घिये के कोफ्ते बनते हैं उस तरीके से ये सब्ज़ी जो है वो बन जाती है, लेकिन जो स्वाद है वो घिये के कोफ्ते से बिल्कुल अलग होता है। हल्का सा क्रंची इसमें जो टेस्ट आता है, और दूसरी चीज़ ये न्यूट्रिशन से भरी हुई है। सीज़नल सब्ज़ी है, ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी नहीं, इसी मौसम में आती है। तो जब आती है तो इसको 2-3 बार आप ज़रूर खाइए, बच्चों को खिलाइए। अब यहाँ पर सारा छीलने के बाद इसको मैंने अच्छे से धो लिया। अब डंठल काटने के बाद जो मुझे अंदर थोड़ा थोड़ा सा ये दिख रहा था कि मिट्टी वाला है चक्कर, इस टाइम पे मैं रिस्क नहीं लेती, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी खिसक गई सब्ज़ी, मिट्टी का टेस्ट आ गया तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो जैसे अदरक धोते हैं कभी, उसको घिसने के लिए एक छोटा सा मैंने जो है ब्रश, टूथ ब्रश जो है वो सब्जियों के हिसाब से एक अलग रखा हुआ है किचन में। तो अगर मुझे कभी कोई इस तरीके की सब्ज़ी आती है जिसकी स्किन इस तरीके की है कि मुझे उसे ब्रश से रगड़ के धोना पड़ेगा, चाहे फिर वो नए वाले आलू हों या कुछ हो, तो उस टाइम पे वो काम कर जाता है। अब इसको काट के देखा ना तो इसकी जो लाइन्स सी हैं, देखो उसके अंदर काला काला जमा हुआ था, तो मैंने इसको ब्रश से जो है हल्का हल्का सा घिस दिया। अब इसकी थोड़ी सी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है कि जब काट के आप डाल रहे हो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन मिट्टी वाला रिस्क कैसे ही लें। तो इसलिए मैंने इसको धो दिया है अच्छे से और ब्रश की मदद से इसकी सारी मिट्टी अंदर से निकाल दी है। अब जब ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी उसके बाद निश्चिंत होकर मैं इसकी सब्ज़ी बना पाऊँगी। वरना यही रहता है कि कहीं मिट्टी का टेस्ट जो है वो किसकन आ ना जाए सब्ज़ी में। अब इसको अच्छे से धो लिया, सारे इसी तरीके से हमें क्लीन कर लेने हैं। यहाँ पर आपका जो स्पेशल काम है वो ख़त्म। आप सिंपल जैसे घिये के कोफ्ते बनाते हैं वैसे इसको बना देना है। इसको बारीक करके कद्दूकस कर लेना है, और कई बार वीडियो में आपने देखा होगा कि वो उबाल के भी बनाते हैं, लेकिन जो इसका टेस्ट है सीधे जो कस के कोफ्ते बनते हैं थोड़ा ज़्यादा क्रंची रहता है। अब इसको हमने सारी जितनी भी ये हैं वो कस लेनी है। अब संडे में लॉन्ड्री का काम था, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा संगवाने का काम भी बढ़ जाता है। थोड़ी बहुत ये है कि सुबह भी लेट उठते हैं, तो अभी लंच जो है वो लेट हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि कोई हेल्प चाहिए, तो उन्होंने फिर प्याज जो है वो मिक्सी के जार में पीस दी हैं 2, और इतने सारी कमल ककड़ी मैंने कर ली हैं कद्दूकस। अब इसके बाद मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ, उधर वो लहसुन की कलियाँ जो हैं वो छील देंगे। तो इतनी ही हेल्प बहुत हो जाएगी, और एक बार सब्जी छुक जाए तो मैं हाथ के हाथ रोटी सेकना फिर शुरू कर दूँगी। तो 1:15 बज रहा है, तो ये 15-20 मिनट में मतलब खाना ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। अब जो है जो ये कद्दूकस की हुई कमल ककड़ी है, इसमें हमें लगभग जितनी ये हैं इसमें 3 से 4 चम्मच छोटे वाले जो है बेसन मिलाना है। इसकी बाइंडिंग के हिसाब से आप मिला लो। और दूसरी बात, अगर आप चाहो यहाँ पर बिल्कुल ड्राई और छोटे छोटे बनाना पकोड़े, इसके जो कोफ्ते बनेंगे, तो आप इसको निचोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर निचोड़ो तो उस पानी को बचा के रख लेना। उस पानी को हमें सब्जी में ही फिर डाल देना है ना। अब मैंने इसमें निचोड़ा नहीं है, हाथ के हाथ बेसन मिलाया, इसमें मसाले जो हैं वो नमक और मिर्च डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है बस। और इसके छोटे छोटे कोफ्ते तेल में जो है वो मैंने तल लिए। इसीलिए मैंने पहले ही लोहे वाली कढ़ाई अपनी चढ़ा दी थी, सरसों का तेल चढ़ा दिया था, इतने उसमें बेसन मिला है, इतने तेल अच्छे से गर्म हो गया। फटाफट से जो पकौड़ियों का था एक राउंड इसमें चलने लगा, और जब तक वो
पकेंगी, सिकेंगी अच्छे से। इतने मैंने लहसुन और अदरक इनको कटोरी में डाल के कूट लिया, क्योंकि वो पत्थर वाली कूटने वाली मेरे पास नहीं है, तो इस तरीके का कूटने का काम जो है वो कटोरी में अच्छे से हो जाता है। अब इतने ये कुट के रेडी हुआ, इतने पकौड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल बढ़िया करारी हो चुकी हैं। इनको निकाल लेंगे तेल से बाहर, और जितनी कमल ककड़ी मैंने कद्दूकस की थी उसमें इतनी ही पकौड़ियाँ और बन जाएंगी, यानी तो 2 राउंड कढ़ाई के जो हैं वो होंगे, और फिर उसके बाद हम ग्रेवी छौंकना शुरू करेंगे। अब ये कड़छी जो अक्सर हम निकालते हैं ना, इसे रखने के लिए मैंने ये स्पून रेस्ट मंगाए हैं। 2 का पैक है, चीनी मिट्टी के बने हुए हैं, सिरेमिक के, बहुत ही सुंदर ये मुझे लगे और उपयोगी तो हैं ही, क्योंकि बार बार हमें रखने के लिए चमचा या पलटा इधर उधर देखना ही पड़ता है। तो अब इस पे रख दिया और सुंदरता भी किचन की बढ़ गई है। अब दोनों राउंड जो है वो पकौड़ियाँ बन चुकी हैं। तो जो एक्स्ट्रा तेल था उसे मैंने स्टील वाली छन्नी से एक स्टील के कटोरदान में छान लिया। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको ऑयल स्ट्रेनर में डाल देंगे। इस तरीके का जो पका हुआ तेल रहता है वो मैं अगली बार फिर सब्जी में थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करती रहती हूँ, और बाकी इसको दोबारा अब पकौड़ियों के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अब बचे हुए तेल में छौंकने में जाएगा हींग, जीरा, 2 चीज़ें डाल के उसके बाद जो हमने प्याज पीस के रखी थी वो डाल दी। जब प्याज थोड़ी सी भुन गई उसके बाद जो लहसुन अदरक डाला था वो कूट के वो डाल दिया। तो लहसुन और अदरक डालने के बाद ना ज़्यादा ना फ्राई करो तो सब्ज़ी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अगर वो उसके साथ में ज़्यादा देर मतलब कर दो तो कहीं ना कहीं अरोमा उसका कम हो जाता है। तो अगर आप अलग अलग कर रहे हो तो इसको ज़्यादा देर फ्राई मत करो। अब उसके बाद डाल दिए सारे वही चारों पाँचों मसाले, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च और किचन किंग। अब ये डालना है हमें उस हिसाब से, क्योंकि ये पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं पीती। जैसे घिये की कोफ्ते आप बनाओ तो वो जितनी देर रखे रहते हैं उसको पीते रहते हैं और कोफ्तों का साइज़ बढ़ता रहता है। इनके साथ ऐसा नहीं है, तो हमें ग्रेवी उतनी रखनी है जितनी हमें एक्चुअल में सब्ज़ी में चाहिए। अगर आपको कम चाहिए, गाढ़ी गाढ़ी खानी है तो गाढ़ा गाढ़ा के हिसाब से ही मसाला डालिए, थोड़ी पतली खानी है तो उस हिसाब से। अब मैंने जितना मसाला डाला था उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल दिया। अब इस पानी में उबाल आना है। जब ये पानी अच्छे से पक जाएगा उसके बाद इसमें पकौड़ियाँ डालूंगी। तो इतने में वहाँ पर दूसरी साइड रोटी सेकने का जो सामान है वो सारा निकाल के रख रही हूँ। इतने ये उबलेगा, इतने में रोटी सेकना मतलब शुरू कर दूँगी। तो जैसे ही सब्ज़ी रेडी होगी, रोटियां बनी रखी रहेंगी, तो हम चारों लोग जो हैं वो एक साथ खा लेंगे। थोड़ा सा फैमिली का सहयोग और थोड़ा सा प्लानिंग, इन दोनों चीज़ों के चलते ये है कि फैमिली टाइम भी आपको मिलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप किचन में ही खड़े रह गए और बाकी फैमिली इंजॉय करती रह गई। थोड़ा थोड़ा टाइम इतनी बिजी हेक्टिक लाइफ में से भी निकल जाता है। अब पुराना समय नहीं रहा कि जो मम्मियाँ थीं वो सिर्फ़ किचन तक ही सीमित रहती थी, बाहर की दुनिया के लिए उनके पास समय ही नहीं होता था। अभी बहुत सारे काम होते हैं जो हर मम्मी को करने होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम मैनेज करना ही पड़ता है कि सारे काम भी हो जाएं और थोड़ा सा हमें भी समय मिल जाए परिवार के साथ बैठने का या खुद अपने साथ बैठने का। अब यहाँ पर जी सब्जी जो है वो ग्रेवी उबल गई थी अच्छे से 5 से 7 मिनट, तो फिर पकौड़ियाँ ऐड कर दी, 5 मिनट फिर पकाया और ये सब्ज़ी हो गई रेडी। धनिया ख़त्म हो रही थी, नहीं तो धनिया इसमें डलती। और ये सब्ज़ी बिल्कुल बढ़िया कम से कम इंग्रेडिएंट में बनती है, सुपर टेस्टी बनती है और रोटी से ज़्यादा अच्छी लगती है चावल की अपेक्षा। यहाँ पर सब्ज़ी बनने के बाद फिर हम लोगों ने खा लिया खाना। खाना खाने के बाद बच्चों को जो है 3 सवा 3 बजे करीब इनकी एक फ्रेंड का बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आया हुआ है, तो इन्हें जाना है उनकी बर्थडे पार्टी में। अब छोड़ के इनके डैडी आएंगे और जब लेने का टाइम है शाम को तो लेके भी आएंगे। अब मेरा काम बस इतना ही है कि वैसे ही खुद तैयार हो रही हैं, जब थोड़ा बहुत टचअप या बाल वगैरह में मेरी ज़रूरत पड़ती है तो वो मैं इनके सेट कर रही हूँ, और साथ ही हिदायतें भी दे रही हूँ कि बाल अगर खोल के जाते हैं तो उसमें लगातार हाथों से हमें मैनेज करता रहना पड़ता है। अगर नहीं करें तो फिर वो ऐसे लगेंगे कि हमने बनाए नहीं है। ओपन हेयर और बिगड़े हुए हेयर में बहुत ज़रा सा फ़र्क होता है। अब ये दोनों परियां तैयार हो गई तो मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। जब भी इस तरीके का कोई मूवमेंट होता है तो इस टाइम पे मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, लेकिन ये था कि बच्चे जा रहे थे, अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इनकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींची। अब जी ये इनकी फ्रेंड के लिए, दोनों के लिए अलग अलग बर्थडे प्रेजेंट है। और फिर मैंने आरोही को ये मैचिंग स्लिंग बैग दिया जो उसकी ड्रेस के साथ अच्छे से जा रहा था। चश्मा लगा के 1-2 फ़ोटो और खींची। उसके बाद बच्चों को बाय करके फिर मैं अंदर ही आ रही थी, तभी पार्सल आ गया। तो आज जो 2 रिसीव हुए हैं मुझे, इसमें एक किचन का आइटम है और दूसरा एक डेकोर आइटम है। अब आपको दिखाती हूँ। तो जो पहला है, एक्चुअली जो बीटर है हमारा
आपके यहाँ भी अगर बीटर होगा तो आपने देखा होगा कि वो छींटे बहुत उड़ाता है। मैंने लास्ट टाइम भी यही बोला था और इसीलिए मैंने फिर ये मंगाया था ब्लेंडर। तो उसके लिए थोड़े से गहराई वाले बर्तन की मैं मतलब तलाश में थी। तो मुझे ये 3 का सेट जो है वो मीशो पर दिखा और ये मैंने मंगाया। तो 180 का शायद ये है, मतलब तीनों, है ना। और अब 180 के हिसाब से मुझे लगता है अगर लोकल मार्केट में ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएगा, क्योंकि ये थोड़े से देखो लुक में बहुत सुंदर है। बस वज़न जो है, मेन स्टील के बर्तनों की जो क्वालिटी होती है वो उनके वज़न से तय की जाती है। तो इसका वज़न काफ़ी कम है, लेकिन फिनिशिंग अच्छी है, सुंदर है और मतलब किचन में रखते भी अच्छे लग रहे हैं और बनाते भी। बस आप इन्हें गैस पे नहीं रख सकते, ये है। बाकी आप क्या बढ़िया काम करेंगे और रीज़नेबल से मुझे लगे, तो मैंने इन्हें रख लिया है। अभी मैं इन्हें वापस करने का प्लान नहीं है। और जो दूसरा पैकेट आया है वो आया है एक होम डेकोर का। पर एक्चुअली मैंने ये डेकोर की बजाय मतलब जैसे बच्चे टेबल पे, मान लीजिए मेरी स्टडी टेबल है जहाँ पे मैं बैठ के काम करती हूँ, वहाँ पर पेन्स वगैरह रखने के लिए इस तरीके का है ये। आप इसमें प्लांट भी लगा सकते हो, लेकिन आप इसको एज अ पेन स्टैंड या पेंसिल स्टैंड या स्केच पेन रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। और तो और अगर छोटे बच्चे हैं तो इसमें पेंसिल की शेविंग वगैरह भी रख सकते हैं। तो टेबल पर रखा हुआ एक क्यूट लगेगा। मेन मैंने इसे इसीलिए मंगाया है। अब ये सारा सामान लेके मैं चलती हूँ अंदर, इसको रखूँगी। और अभी जो एक काम मैंने सोचा हुआ था, या तो मैं शूट करती इस टाइम पे सारे सामान का हॉल, जो एक दो रह गए हैं वो रह जाते, लेकिन सिर में दर्द की वजह से अब मैं ना तो तैयार हो पाई ना वीडियो शूट कर पाई। तो जो इस टाइम पे एक काम और हो सकता था वो मैंने फैला लिया। अब ये मेरा जो सिलाई का सामान रखा रहता है वो डिब्बा है, तो इसमें हुक की थैली थी, वो जो है इसमें गिर गई थी पलट के, तो सारे हुक नीचे गिर गए थे। तो ये ऑर्गेनाइज होने को मांग रहा था। मैंने इसको अखबार पे पलटा और अब ये हुक सारे मैंने इसमें भर के और इसमें आलपिन लगा के इसको सील कर दिया है। सारी सुइयाँ अच्छी तरह इसी से मैंने कर रखी हैं, मतलब एक जो उनका पैक आता है ओरिजिनल, उसमें या फिर अलग से जिपलॉक पाउच में कर करके फिर मैं उन्हें अच्छे से रखती हूँ बंद करके, ताकि उनमें ना तो मॉइस्चर जाए ना वो इधर उधर होए भी ना और चुभें भी ना। तो इस तरीके से मैंने इनको दोबारा ऑर्गेनाइज़ किया। और ये सुई में धागा डालने वाले हैं, ये मैंने फिर इकट्ठा कॉम्बो ही मंगा लिया था, क्योंकि बार बार फिर ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर नहीं होती तो बहुत दिक्कत होती है और कई बार लोकल मार्केट में मैं उस शॉप तक जा नहीं पाती। तो मैंने ये कॉम्बो मंगा लिया। और ये मैंने सिलाई के टाइम पे ही जब मैं एक लहंगा सिल रही थी तो उसके कपड़े का मैंने ये हार्ट शेप की गद्दी बना ली थी। तो इसमें एक तुरपाई वाली सुई, एक उससे बड़ी सुई और कुछ हालपिन और उधेड़ने के लिए मशीन वाली सुई, ये सब मैं हैंडी रखती हूँ इसमें चुभा के। बाकी सारे जो हैं सुइयाँ उसमें रखी हुई हैं पन्नी के पाउच में अच्छे से सील करके। और रील्स जो हैं, एक आध ऐसी है जो खुल गई है, उलझ गई है, तो उसको ठीक कर करा के एक साइड पे सारी रील जो हैं वो इस तरीके से आ जाती हैं। रील रखने के बाद अब ये आगे को ना लुढ़कें, इसके लिए या तो मैं बीच में इसमें मोटा गत्ता जो है वो इसके साइज़ का काट के लगा देती थी, लेकिन अभी जो हुक की थैली पैक होके बनी है वो बिल्कुल परफेक्ट इसके साइज़ की बनी है, तो वो मैंने इसके आगे लगा दिया। और इसके बाद जो बॉबिन वगैरह हैं वो सब एक किनारे पर रख दिया। मतलब कोई भी डिब्बा हो, कोई भी अलमारी हो, अगर आप पूरी पलट के और दोबारा उसको रखते हो तो ऑब्वियसली जो कबाड़ है वो निकल जाता है, जगह क्रिएट हो जाती है और एक अलग ही फीलिंग आती है, वो साफ़ वाली, वो थोड़े थोड़े में नहीं होती। तो छोटी चीज़ें तो पलट ही लेती हूँ, बड़ी चीज़ों का तो कभी टाइम मिलता ही नहीं, तो वो तो ऐसे ही होती हैं कि थोड़ा कर लिया थोड़ा छोड़ दिया। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ये हुक हैं रेडीमेड्स में से निकल जाते हैं, छोटा सा एक वेलक्रो का पीस है, ये चीज़ें ऐसी हैं कि पता नहीं चलता कहाँ काम आ जाती हैं। तो ये सब मैं एक इसमें ज़िप लॉक में छोटे वाले में रखे रहती हूँ। छोटी बहुत ज़िप का एक कुंडा है या कोई ख़राब ज़िप का हुक है, लॉक है, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो काम आ जाती हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज़ हो गया स्विंग किट। अब जितनी भी आपने मेरे जस्टिफाई वाले चैनल पे आप जाके अगर देखोगे, जितनी भी सिलाई की वीडियो आई हैं, इतने मैं कपड़े पहले सिला करती थी, वो सब इसी छोटे से डिब्बे से ही मेरा काम हो जाता है। मुझे कभी बड़ा कोई बैग लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं। और बाकी कपड़े वगैरह हैं वो मैं अलग रखती हूँ। अब ये हालांकि मैंने न्यूज़पेपर बिछा के किया था, फिर भी जो धूल या कुछ और गिर गया हो, छोटा मोटा मोती या टुकड़ा कोई धागे का, तो मैंने ये फिरा दिया। और जी चादर भी साफ़ हो गई और ये हो गई ऑर्गेनाइज़। इतने काम मेरे हुए, उसके बाद मैं थोड़ी बहुत देर फ़ोन का काम किया और आधे घंटे बाद उसके फिर ये आ गई थी दोनों अपने बर्थडे पार्टी अटेंड करके। और यहाँ दिखा रही हैं रिटर्न गिफ्ट।
इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।